प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्ययन विषय है कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड की कविता घर की याद, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि का परिचय जान लेते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी प्रमुख रूप से भागीदारी रही। आधुनिक हिंदी कविता के यह एक समर्थ कवि हैं। इनके गीतों और रचनाओं ने आधुनिक हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। घर की याद इनके द्वारा लिखी हुई एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है, जिसमें घर के मर्म को उद्घाटित किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का गांधीवाद में अखंड विश्वास था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 3 वर्ष की जेल यातना सहनी पड़ी थी, अर्थात उन्हें जेल में रहना पड़ा था। इस कविता को उन्होंने अपनी इसी जेल प्रवास के दौरान लिखा था। उन्हें 3 वर्ष तक अपने परिवार से दूर जेल में रहना पड़ा, जिसकी उन्हें बहुत पीड़ा है। जेल में रहते हुए सावन के महीने में बरसते बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है और वह सावन को दूत बनाकर अपने माता पिता तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि वह यहाँ प्रसन्न है और वे उसके लिए चिंतित न हो। तो आइए कविता की पंक्तियों का सरलार्थ जान लेते हैं और आपके समक्ष इसका सरलार्थ मैं मीनाक्षी धीमान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता की प्रथम पंक्तियां पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जेल प्रवास के दौरान एक दिन जब बहुत बारिश होती है और उसे अपने घर की याद आती है और वह याद उसे भाव विह्वल कर देती है, उसे भावुक कर देती है, और उस समय अपने परिवारजनों को रह रह कर वह याद करता है और इन पंक्तियों में उन्हीं भावों को वह व्यक्त कर रहा है। सरलार्थ जानने से पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। गिर रहा है अर्थात बरस रहा है, पानी का गिरना अर्थात बरसात का होना। प्राण मन घिरना अर्थात प्राणों और मन पे छा जाना। तिर रहा है अर्थात तैरना अर्थात नजर आना। खुशी का पूर अर्थात खुशी का भंडार। इन शुरुआती पंक्तियों में कवि कहता है कि आज बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। और ये बरसात जो है, बरसात का पानी जो है, ये रात भर से बरस रहा है। सारी रात बरसात होती रही है और रात भर होती बरसात ने कवि के मन में और प्राण पर गहरा प्रभाव डाला है और उसके मन में अपने परिवार के प्रति कोमल भावनाओं को जागृत किया है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बाहर बहुत पानी अर्थात बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है। घर नजर में तिर रहा है अर्थात उस बारिश के बरसते पानी को देखकर कवि की नजरों के सामने उसका घर सजीव हो उठता है। इस वातावरण में उसके घर की याद उसके सामने सजीव हो उठती है। वह अपने घर की याद में डूब जाता है। घर की मुझसे दूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। जेल में रहते हुए वह अपने घर को याद करता है और कहता है कि वह घर
जो कि मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि उसका घर जेल से बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो, अर्थात घर उसका घर खुशियों से भरा पूरा है, खुशियों का भंडार है। वहां सब प्रकार की खुशियां मौजूद हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने अत्यंत सीधी सादी सरल भाषा में अपने मन की बात को व्यक्त किया है। गिर रहा में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता तुकांत है। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। इन पंक्तियों में कवि जेल में बंद अपने घर के वातावरण का, अपने भाई बहनों के आपसी स्नेह व प्यार का भावुकता पूर्ण वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, वह जेल में रहते हुए घर की कल्पना करते हुए, क्योंकि वह तो अपने घर से दूर है, तो वहां जेल में रहते हुए वह इस समय कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि उसकी बहन जो है वो इस समय मायके में आई होगी। बहन आई बाप के घर, मायके आई होगी अर्थात अपने अपने बाप के घर आई होगी, अपने पिता के घर आई होगी। हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है कष्ट, दुख। इस पंक्ति में कवि अपने दुख को व्यक्त करता हुआ कहता है कि बहन पिता के घर आई होगी, परंतु अपने भाई को अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि स्वयं है, उनके जेल में होने के कारण निश्चित ही दुख से घिर गई होगी। अर्थात जिस घर का पुत्र जेल में बंद हो, वह घर कष्टों, दुखों और उदासी से भरा होगा। अतः वह दुखों के घर में आ गई है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। इस पंक्ति में कवि आपसी स्नेह को व्यक्त करता हुआ बताता है कि उसके घर के सभी सदस्य एक दूसरे से अटूट प्रेम व स्नेह से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और सभी में आपस में बहुत प्रेम है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। घर में उनके चार भाई हैं और चार ही बहिनें हैं। उनके चार भाई भुजा अर्थात बाजुओं के समान है। जैसे हमारी भुजाएं होती हैं, मजबूत होती हैं, कर्मशील होती हैं और सभी मेहनत के कार्य करती हैं, उसी प्रकार कवि के भाई भी कर्मठ हैं और उनकी बहनें स्नेह का भंडार है। इसका विशेष जान लेते हैं। भाषा सरल सुबोध है। भाइयों को भुजा और बहनों को प्यार का प्रतीक दर्शाया गया है। संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण दिया गया है। भुजा भाई में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ कि जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ के जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ को याद करते हुए उनके विषय में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी,
गढ़ी अर्थात डूबी। वो कहता है कि उसकी माँ दुख में डूबी हुई है। अब दुख में डूबने का कारण क्या है? जिसका पुत्र जेल में बंद हो, उसकी माँ को दुख ही होगा, वह दुख में ही डूबी होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। इस पंक्ति में कवि अपनी माँ की ममता का वर्णन करता हुआ कहता है कि उनकी माँ ऐसी प्यारी है, ऐसी ममतामयी मूरत है कि जिसकी गोद में सिर रख दिया तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात किसी प्रकार का कोई दुख महसूस ही नहीं होता। माँ सभी प्रकार के कष्टों, दुखों को हर लेती है, उन्हें दूर कर देती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, पसारा अर्थात फैलाव, अर्थात बहुत दूर तक उसका फैला होना। कवि माँ के अपार स्नेह को व्यक्त करता हुआ कहता है कि माँ के प्रेम स्नेह का प्रसार बहुत दूर दूर तक है। यही कारण है कि कवि अपनी माँ के प्रेम को, उसकी स्नेह को, उसके ममता को यहाँ जेल में भी अनुभव कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है। उन्हें लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वह आगे कहता है कि उसे उसकी माँ को लिखना नहीं आता जो कि वह उसका पत्र पाता, अर्थात उसकी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता, अतः वह पत्र नहीं लिख सकती। वह अपनी मजबूरी यहाँ पर बताते हुए कहता है कि माँ का कोई पत्र वह नहीं पा सकता क्योंकि उसकी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता। इसका विशेष देख लेते हैं। माँ की स्नेहमयी और ममतामयी छाया का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। सीधी सरल भाषा का प्रयोग है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। कठिन शब्द देख लेते हैं। व्यापा अर्थात महसूस हुआ, हिचके अर्थात हिचकना अर्थात संकोच करना, बिचके अर्थात डरना, झंझा अर्थात तूफान, लरचना अर्थात कांपना। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के सरल सहज स्वभाव का और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके घर पर पिताजी भी हैं जो बूढ़े तो हो चुके हैं परंतु बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात वृद्धावस्था में भी अभी तक वृद्धावस्था ने अभी तक उनको छुआ तक नहीं है, उनका स्पर्श तक नहीं किया है। वह उनके हंसमुख स्वभाव के विषय में वर्णन करता हुआ कहता है कि जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। उसके पिताजी आज भी नौजवानों की तरह दौड़ भाग कर सकते हैं और सबके साथ खिलखिलाकर हंस सकते हैं। वह आगे कहता है कि मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। यहाँ वह अपने पिताजी के शौर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके पिताजी इतने निडर हैं, साहसी हैं कि मृत्यु से भी नहीं डरते। उसका भी सामना वह साहस से करते हैं। शेर के सामने जाने से भी वह नहीं डरते। अर्थात कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, कठिन हो, वह साहस से, निडरता से उसका सामना करते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता।
इस पंक्ति में वह बताते हैं कि जब उसके पिताजी बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बादल गरज रहे हैं, अर्थात उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जन है। उनकी वाणी गंभीर है। जब वे काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो, और उनके काम के समक्ष तो तूफान भी कांपता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि उनके काम में एक तूफान जैसी तेजी और जोश है। इसका विशेष देखते हैं। यहाँ कवि के पिता का निर्भीक, सशक्त, गंभीर, परिश्रमी स्वभाव का वर्णन हुआ है। बोल, हिचक, बिचक आदि स्थानीय शब्दों के साथ मौत, शेर जैसे विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। दंड अर्थात दंड बैठक करना, पहलवानों के द्वारा किया जाने वाला एक कसरत है, एक व्यायाम है। मुगदर लकड़ी का बना एक लंबोतरा होता है, गोल होता है, जिस पर मूठ लगी होती है। यह एक ऐसा साधन है जिसे व्यायाम करने के लिए उपयोग में लाते हैं, और इसका उपयोग पहलवान कसरत करने के लिए करते हैं। मुगदर को पकड़ने के लिए जो पतला हिस्सा होता है वह मूठ कहलाता है। तो चलिए इसका सरलार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता की नियमित व अनुशासित जीवन शैली का वर्णन करते हुए कहता है कि पिताजी नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो कवि जेल में उनकी इसी नित्य क्रिया को याद करता हुआ कहता है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, कि आज भी उन्होंने सदैव की तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया होगा, और 260 दंड बैठक करके अर्थात व्यायाम करके, जब वह मुगदर को हाथ में हिलाते हुए, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, तो जब वे 260 दंड बैठक करके अर्थात व्यायाम करके मुगदर को हाथ में हिलाते हुए उसे मूठ से पकड़कर नीचे आए होंगे। नीचे आने से अभिप्राय है कि व्यायाम ऊपर करते होंगे, घर की छत पर करते होंगे, और जब वह नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में जल अवश्य आया होगा। जल अर्थात आंसू। और जल उनकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है कि जब उन्हें अपना उनका प्रिय पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र जो कि जेल में है वह दिखाई नहीं दिया होगा, तो उसे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। कवि जेल में बैठकर देखता है कि बाहर बहुत वर्षा हो रही है, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, और उस वातावरण को देखकर, उस बरसात को देखकर उसकी नजरों में उसके घर का दृश्य, उसकी झलक उभर आती है। इसका विशेष जान लेते हैं। कवि ने अपने पिताजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन किया है। भाषा मुहावरेदार है। पिता के यहाँ पर नियमित जीवन शैली का वर्णन हुआ है, और किस प्रकार वे नियम से गीता पाठ करते हैं और प्रतिदिन व्यायाम करते हैं उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही पुत्र वियोग में पिता की आंखों से आंसुओं का आने का भावुकतापूर्ण यहाँ पर वर्णन हुआ है। कविता की अगली पंक्तियां हैं।
चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। इन पंक्तियों में भी कवि अपने पिता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कह रहा है कि उसके घर में चार बहनें भाई हैं, वो चार बहिनें हैं। उसके भाई भुजाओं के समान कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, और उसकी बहिनें प्रेम व प्यार का प्रतीक हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कवि कल्पना करते हुए कहता है कि वे इस समय घर में खेलते होंगे या खड़े होंगे, और उस समय जब उनके पिता की नजर उन पर पड़ी होगी तो उनके पिता की कैसी अवस्था होगी, वे उनके मन में क्या विचार आए होंगे। तो वो कहते हैं कि उनके पिता की नजर जब उनके भाई बहनों पर पड़ी होगी, तब उनके पिता, जो कि बहुत साहसी हैं, निडर हैं, जिन पर बुढ़ापा कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका, जो एक क्षण के लिए बुढ़ापे का अनुभव नहीं करते, उन्हें भी जब अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि इस समय जेल में कैद हैं, की याद आई होगी, और जब उन्होंने अपने उस पुत्र को अपने बाकी बच्चों के साथ नहीं देखा होगा, तब वे रो पड़े होंगे, भावुक हो गए होंगे। अतः वह मेरा नाम लेकर मेरी स्मृति में रो पड़े होंगे। विशेष देख लेते हैं। पुत्र के वियोग में व्यथित एक पिता की यहाँ पर दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस का प्रयोग है। बुझाबाई में उपमा अलंकार का प्रयोग है। कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अभागा अर्थात भाग्यहीन। सोने पर सुहागा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा। स्वर्ण अर्थात सोना, हेटे अर्थात तुच्छ। इन पंक्तियों में भी कवि अपने घर को याद करके भाव विह्वल हो उठता है, भावुक हो जाता है। वह कहता है कि यद्यपि घर में चार बेटे और हैं, परंतु उनके पिता अपने पांचवें पुत्र को याद करके दुखी होते हैं, और यहाँ पर वह उसी का ही भावुकतापूर्ण वर्णन करता हुआ कहता है कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। मैं पांचवा बेटा ही अभागा हूँ। स्वयं को अभागा, भाग्यहीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अपने माता पिता से दूर है, अपने घर से दूर है। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि के पिता उसे सोने पे सुहागा अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा कहते थे, और वह उसे जब सोने पर सुहागा कहते थे, ऐसा कहकर वह उसके प्यार की, स्नेह की धारा में बह जाते थे। कवि कहता है कि मुझ पर पिता की अन्य पुत्रों से विशेष या अधिक स्नेह था, परंतु आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, परंतु आज उनके सोने के समान खरे पुत्र भी
मेरे जेल में होने के कारण उन्हें तुच्छ लग रहे होंगे, उन्हें छोटे प्रतीत हो रहे होंगे। इसका कारण है कि वे मुझे उन सभी से अधिक स्नेह करते थे, मुझे सुहागा कहते थे, और आज क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मुझे वो उन सब में से सुहागा कहते थे, सोने पर सुहागा कहते थे, सर्वोच्च कहते थे, परंतु आज स्थिति क्या है? आज कवि बंधा बैठा हूं अभागा। आज कवि जेल में बंध कर बैठा हुआ है और उनके सानिध्य से दूर है। विशेष जान लेते हैं। पिता के प्रति कवि का प्रेम प्रकट हो रहा है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल सहज है। स्वर्ण बेटे अर्थात स्वर्ण रूपी बेटे में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बंधा बैठा में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। लीक का अर्थ होता है परंपरा। पांव जो पीछे हटाता, पीछे हटाना अर्थात कर्तव्य से पीछे हट जाना। कोख को लजाना अर्थात शर्मिंदगी का कारण बनना। इन पंक्तियों में कवि अपने माँ के स्वभाव का एवं अपने पुत्र पर उसे कितना गर्व है उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है कि जब अपने पांचवें पुत्र भवानी को, जो कि जेल में है, उन्हें याद करके जब उसके पिताजी दुखी हुए होंगे, तब माँ ने ही उन्हें ढांढस बंधाया होगा, उन्हें धीरज बंधाया होगा, उन्हें हौसला दिया होगा और कहा होगा कि आंख में किस लिए पानी, अर्थात आप अपनी आंखों में आंसू लाकर क्यों दुखी होते हैं। वहां जेल में हमारा पुत्र भवानी अच्छा है, कुशलता पूर्वक है। कवि आगे कहता है कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि उसने आपके मन की बातों को समझकर, अर्थात जो रास्ता आपने उसे दिखाया और अपने मन का अनुभव करते हुए, अपनेपन का अनुभव करते हुए उसके देश प्रेम का रास्ता अपनाया। आप भी तो मन से ऐसा ही चाहते थे। तो जो आपके मन ने चाहा उसे हमारे पुत्र भवानी ने साकार किया, उसी रास्ते को उसने अपनाया। गया है सो ठीक ही है, अर्थात उसने बिल्कुल ठीक कार्य किया है, बिल्कुल ठीक रास्ता चुना है। यह तुम्हारी लीक ही है, वह तुम्हारी बनाई गई परंपरा पर ही चल रहा है, उसी का ही अनुसरण कर रहा है। संघर्ष के इस रास्ते पर चलते हुए वह आप ही के दिए हुए रास्ते का अनुसरण कर रहा है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। वह आगे कहता है कि माँ पिता से को समझाते हुए ये कहती हैं कि यदि वह अपने पांव पीछे हटाता, अर्थात देश को आजाद कराने के लिए उसने जो लक्ष्य चुना है, जिस लक्ष्य पर वो चल पड़ा है, यदि वह उस लक्ष्य से पीछे हटता या संघर्ष से पीछे हटता, तो वह मेरी कोख को लज्जाता, अर्थात मुझे शर्मिंदा करता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस तरह माँ पिता को समझाती हैं कि इस तरह आप अपना दिल छोटा ना करें, अपना दिल कच्चा ना करें,
अर्थात इतने भावुक मत हो। आपको रोता देखकर घर के अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे, इसलिए आपको धैर्य बांधना होगा। विशेष समझ लेते हैं। माँ द्वारा पिता को धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। लीक पर चलना, पांव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने अपने पिता के भावुक मन का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि माँ की बातें सुनकर पिताजी ने यह उत्तर दिया होगा कि उन्हें अपने दुख को अपने मन में छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ। यह बातें करते हुए उन्होंने कितना धैर्य धारण किया होगा, अर्थात ये बातें कहते हुए उनके मन ने कितना दुख सहन किया होगा। यह सोचकर कवि का मन निराश हो जाता है। इसका विशेष इस प्रकार है। पिता की भावुकता मन को भावुक कर देने वाली है, मन को रुलाने वाली है। माता पिता दोनों के संवेदनशील उनके धैर्य का वर्णन इसमें किया गया है। कविता की अगली पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पुण्य पावन का अभिप्राय है अति पवित्र, श्रेष्ठ कर्मों से पवित्र। विरस अर्थात रसहीन, अर्थात फीका। यहाँ कवि अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए सावन से आग्रह करता हुआ वर्णन करता है कि हे सजीले अर्थात सुंदर, अर्थात आकर्षक हरे भरे सावन, हे अति पवित्र पुण्यशाली परम पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। वे सावन को आग्रह करते हुए कहता है कि तुम चाहे कितना ही बरस लो, परंतु मेरे पिताजी की आंखों को न बरसने देना, उन्हें कोई ऐसा संदेश मत देना जिससे उनकी आंखों में आंसू आए। पांचवे को वे न तरसे, उनकी आंखों में आंसू न आए, उन्हें अपने पांचवें पुत्र की याद न आए और वे दुखी न हो, और मेरे लिए मेरी याद में वे न तरसे। पांचवा पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र है, जो कि कवि स्वयं है। वे आगे कहते हैं कि मैं मजे में हूं सही है। आगे वह सावन से कहते हैं कि मेरा यह संदेश मेरे माता पिता को देना कि मैं यहाँ पर अर्थात जेल में मजे से हूँ, आनंद में हूँ, यहाँ ठीक हूँ, केवल एक ही कमी है, घर नहीं हूँ बस यही है। केवल एक मात्र कमी है कि घर पर नहीं हूँ, पिता के साथ नहीं हूँ। घर से दूर रहकर जीना कितना कठिन है। परंतु वो सावन को यह आग्रह करता है कि उसके यहाँ का की वास्तविकता उसके माता पिता को न बताना, नहीं तो उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। किंतु यह बस बड़ा बस है, यही दुख, यही बेबसी उसके परिवार में, सारे परिवार में नीरसता उत्पन्न करती है। मेरे अभाव में, मेरी कमी में घर के सारे परिवार के सदस्य दुखी हो गए हैं
और इसी बस से सब विरस है। इसी एक बस अर्थात उनका सबसे छोटा पुत्र, उनका सबसे प्रिय पुत्र जेल में है और यही उनकी नीरसता का सबसे प्रमुख कारण है। विशेष समझते हैं। पुण्य पावन में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सावन को संदेश वाहक बनाकर भेजे जाने का यहाँ उल्लेख हुआ है। क्योंकि सावन को ही संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग है। सावन का मानवीकरण किया गया है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इन पंक्तियों में कवि सावन को संदेश वाहक अर्थात दूत बनाकर अपने पिता को संदेश भेजना चाहता है। वह कहता है कि मेरे पिताजी से यह मत कहना कि मैं जेल में दुखी हूं या नीरस जीवन व्यतीत कर रहा हूं, बल्कि उन्हें मेरी कुशलता का बताकर धैर्य बंधाना, धीरज बंधाना, उन्हें हौसला देना। उनसे यह कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। उन्हें मेरी कुशलता बताते हुए कहना कि मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अर्थात यहाँ मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ और साहित्य का अध्ययन भी करता हूँ। उन्हें कहना कि मैं यहाँ हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उन्हें कहना, सावन को वह अपने पिता को संदेश देने के लिए कहते हैं कि उन्हें यह बताना कि वह वहां पर काम में व्यस्त रहता है। नाम करता हूं कि कहना, उन्हें कहना कि साहित्य में योगदान देकर वह कविताएं लिखकर अपना नाम कमा रहा हूं, अपना नाम कर रहा हूं। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहते हैं कि उन्हें बताना कि जेल के अन्य लोग भी यही कहते हैं कि वे दुखी ना हो, व्यर्थ चिंता न करें अथवा मेरे लिए शोक न करें। विशेष इस प्रकार है। कवि के संदेश का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पिता के दुखी होने के भय से उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कवि नहीं कराना चाहता। धीर रहना में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बन पड़ती है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। इन पंक्तियों में भी कवि सावन को दूत बनाकर अपने घर संदेश भिजवाता है। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे घर जाकर यह कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ, अर्थात मजे में हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कातने में व्यस्त हूं मैं। कातना अर्थात सूत काटना, रुई से सूत काटा जाता है। आपको जैसे कि पहले भी कवि के परिचय में हमने बताया था कि कवि गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं और जैसा कि गांधी जी भी सूत काता करते थे, वैसे ही कवि भी जेल में रहकर गांधी जी के निर्देशों पर अर्थात उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए सूत काटता है और उसी में व्यस्त है। और तभी वह सावन को
अपने घर संदेश देने को कहता है कि काटने में व्यस्त हूं मैं, अर्थात वह काटने में व्यस्त है। वजन 70 सेर मेरा, उन्हें कहना कि जेल में मेरा वजन बढ़कर 70 सेर अर्थात 63 किलो हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, यानी यहाँ मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, उसे कोई कष्ट नहीं है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधेगा, उन्हें हौसला मिलेगा। वह आगे कहता है कि कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ। उन्हें कहना कि वह जेल में भी खेलता है, कूदता है और दुख डट कर ठेलता है। ठेलना अर्थात अपने रास्ते में आए दुखों को, कठिनाइयों को भी वह हंसकर उनका सामना करता है, डट कर उनका सामना करता है, मुकाबला करता है। ऐसा संदेश भिजवा कर कवि अपने परिवारजनों को दुखी होने से बचाना चाहता है। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। कवि आगे कहता है कि उन्हें कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, अर्थात पूरे आनंद में हूँ। और यह न कहना अस्त हूं मैं, अर्थात यहाँ कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके माता पिता को उनका पुत्र कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है तो उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। इसीलिए वह कहता है कि मेरे दुख से, निराशा से केवल तुम परिचित हो, किंतु मेरे परिवार के सामने इस वास्तविकता को कि मैं यहाँ पर किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसे व्यक्त न करना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। वो आगे कहते हैं कि हाय रे ऐसा न कहना, अर्थात मेरे पिताजी से यहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ मत कहना। यह भी मत कहना कि मैं रात भर यहाँ पर जागता हूँ। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि और ये तो कदापि न कहना कि मैं यहाँ पर रात भर जागता रहता हूँ, मुझे आदमियों से डर लगता है। क्योंकि यह बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे। विशेष इस प्रकार है, कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूं में कवि की पीड़ा का वर्णन हुआ है। कविता की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत हैं। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। अपनी अंतिम पंक्तियों में भी कवि सावन को दूत बनाकर अपने घर में संदेश भिजवाता है, परंतु उसे जेल की वास्तविक परिस्थितियां बताने के लिए मना करता है, जिससे उसके घर वालों को, उसके परिवारजनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। कवि कहता है कि हे सावन, मेरे घर जाकर मेरे पिताजी से यह मत कह देना कि मैं जेल में मौन रहता हूँ। मौन अर्थात शांत, अर्थात चुप। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं। तो कवि सावन से आग्रह करते हुए कहता है कि तुम कदापि मेरे घर में जाकर मेरे पिताजी से यह न कहना मैं जेल में मौन रहता हूँ, अर्थात चुप रहता हूँ। उनसे यह भी मत कह देना कि मैं यहाँ स्वयं को भी पहचान नहीं पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। वे आगे कहता है कि वहां जाकर मेरे पिताजी से कुछ भी उल्टा पुल्टा मत कह देना कि उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में या मेरे बारे में कोई शक हो जाए। तुम वहां ऐसी बातें कहना जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो या कोई शक ना हो। यदि तुमने उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया
तो वे दुखी हो जाएंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। वे आगे कहता है कि हे सजीले हरे सावन, अर्थात मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे परम पावन पुण्यात्मा मंगलकारी। तुम बरसो बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तुम चाहे जितना मर्जी बरस लो, परंतु वहां जाकर ऐसी कोई दुखपूर्ण बात मेरे माता पिता से मत कह देना जिससे उनकी आंखें मुझे याद करके बरसने लगे और अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात मेरे लिए तड़पने लगे या मुझसे मिलने के लिए तरसने लगे। विशेष समझते हैं, कवि के माता पिता के प्रति अटूट प्रेम का यहाँ पर वर्णन हुआ है। सरल व जन सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग है। तो बच्चों, आज हमने भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद का सरलार्थ जाना। इसके साथ हमारी यह कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।